हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक, वेलकम बैक। हाय एवरीवन। मैं चैट यार थोड़ी बड़ी कर दोगे तो मेरे को दिख जाएगी, वरना नहीं दिखेगी। पर नहीं, ये सब काम नहीं सीखना। चलिए चलिए चलिए, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर मेरी जानस। आज हम लोग आ चुके हैं अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, जिसका नाम तो बहुत बड़ा है पर इसका काम बहुत छोटा है। मतलब ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत प्यारा चैप्टर है। 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करने की उम्मीद लेके आए हैं। अब पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर हम ट्राई करेंगे कि इसको 2 लेक्चर में बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कर लें। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, शुरुआत करते हैं आज के शानदार चैप्टर की। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है भैया, नाम ही नहीं समझ में आ रहा है, आगे की तो बात की बात है। ध्यान से देखो, सब चीज समझ में आएगी। कोरा पन्ना निकाल लो और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लो बड़ी बड़ी, एम 100/100 इन मैथ्स। कोरा पन्ना निकाल के उस पर हेडिंग डाल लो, एम 100/100 इन मैथ्स। और इस एम के साथ वापस से हम श्री गणेश करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की तरफ, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए चलिए, क्या लिख रहे हो? गाने बजा तो भैया। अरे यार गाने भी बजाऊंगा यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम है गाने बजाने में, नहीं तो मैं तो कब का बजाता। मैं बिना गानों के काम ही नहीं कर पाता हूँ। तो मैं कैसे बिना गाने, तुमसे ज़्यादा मेरे को नीड लगती है गानों की, बट ठीक है, कर देंगे। चलिए चलिए चलिए, चैप्टर का नाम लिख लो पहले तो बड़ा बड़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। भैया इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आज हम ऐसा करेंगे, शुरू के 5-10 मिनट लेते हैं इस चैप्टर का नाम समझने में। ये नाम भला है क्या? इसका मतलब क्या है ये तो समझ में आए। चलिए चलिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, अगली स्लाइड आ जा। आ गई। सबसे पहले इसका नाम समझते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसका नाम हम पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे, इसका नाम पीछे से समझेंगे, पीछे से समझना शुरू करेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज इस नाम में आती है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है ना? पढ़ा था ना हमने पिछले चैप्टर में। तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहे, तो जैसे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड एंड सो ऑन, ये होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है जी। अगला है नाम 2 वेरिएबल्स। तो मतलब हमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स की जरूरत है, तो यहां से z हटा दो, सिर्फ हमें 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स हम ऐसा करते हैं, 2 वेरिएबल्स हम x और y ले लेते हैं, 2 वेरिएबल्स हम x और y ले लेते हैं। तो हमें 2 वेरिएबल्स का ही काम है। ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है? इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब तो पता ही होगा ना, इनका मतलब तो पता ही होगा। ठीक है, इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है मेरी जान, जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए। इक्वेशन का मतलब जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए। ठीक है जी। लीनियर, लीनियर का मतलब, लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है डिग्री जिसकी 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर कहते हैं। तो हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए 2 वेरिएबल में। कितनों में? 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल में हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए। क्या ये हो सकती है? ध्यान से सोचना। अगर मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कुछ ऐसा लिख दूं, तो क्या ये हो सकती है? क्या ये हो सकती है भाई? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हां जी, सबकी पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। क्या इसमें 2 वेरिएबल है? हां जी, देखो 2 वेरिएबल है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये एक लीनियर इक्वेशन है किसमें? 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल में, है ना? ये एक लीनियर इक्वेशन है किसमें? 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल में। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या लिखा हुआ है? पेयर ऑफ। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, 2 लीनियर इक्वेशन चाहिए। एक तो ये हो गई, तो इसको a1 b1 c1 कह के पुकार दें, और दूसरी को कह देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो एक्स और वाई होने चाहिए, वेरिएबल तो दोनों में सेम होंगे, बस कॉन्स्टेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो ये जो है ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, यही है पेयर ऑफ, यही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो इक्वेशन है ना, तो दो इक्वेशन है, इसका मतलब कि यही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर है, पेयर का मतलब जोड़ा है, पेयर है मतलब जोड़ा है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही तो वो जोड़ा है जिस जोड़े के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, जो कि ऊपर भगवान से बनता हुआ आया है ना। तो यही वो जोड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो यही वो जोड़ा है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज समझना, एक चीज समझना, जो भी लीनियर इक्वेशंस होती है ना, लीनियर इक्वेशन या डिग्री 1 की जो इक्वेशन होती है, उनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। वो क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, डिग्री 1 का जब भी होता है ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन होता है। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक में मैंने तुम्हें बताया था पैराबोला होता है ना। तो जो डिग्री 1 वाले होते हैं, डिग्री 1 वाले जो होते हैं, इन सभी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो मतलब यहां पे ना ये दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये एक लाइन है L1 मान लो, और ये दूसरी वाली जो है, ये दूसरी लाइन है L2 मान लो। तो ये एक लाइन की इक्वेशन, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन। ये दो लाइन दुनिया में कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? दो लाइन, अभी ध्यान से देखते रहना, मैंने क्या बोला था, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है या जब भी कोई मूवी शुरू होती है, तो शुरू के आधा घंटा नहीं समझ में आता कि प्लॉट क्या है, फिर उसके बाद चीजें कनेक्ट होनी शुरू होती हैं। तो अभी शुरू के आधे घंटे बस ध्यान से देखो। चैप्टर का नाम क्लियर हो गया? चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल में दो लीनियर इक्वेशन चाहिए। अब मैंने कहा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, जो लीनियर इक्वेशन होती है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो मतलब ये भी एक लाइन होगी, ये भी एक लाइन होगी। दो लाइन जोड़ों में कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? दो लाइन दुनिया में कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? या तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए, कि भाई मान लो ये L1 है और मान लो ये दूसरी लाइन हमारी L2 है, तो या तो ये दोनों लाइन क्या हो जाए? इंटरसेक्टिंग हो जाए। और इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस हैं, तो हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, जिसे हम कहते हैं वन यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, वन यूनिक सॉल्यूशन, है ना। लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है वही सॉल्यूशन होता है। तो यहां पे सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और क्या केस हो सकता है? दो लाइन दुनिया में कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? दो लाइन दुनिया में कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ये L1 है और L2 जो है वो बिल्कुल इसी के ऊपर चढ़ जाए आके। जो L2 है वो बिल्कुल इसी के ऊपर चढ़ जाए आके। इसको कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस, इसको कहते हैं हम कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस। इस केस में मैं तुमसे पूछूं कितने सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब जहां जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहां पे तो बहुत जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं भैया, यहां पे तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, यहां पे तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन है। यहां पे तो सिर्फ एक पॉइंट कॉमन था तो एक सॉल्यूशन, यहां पे तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन है। तो मतलब कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और क्या हो सकता है? और क्या केस हो सकता है? और क्या केस हो सकता है कि मान लो L1 ये है और L2 जो है वो बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाए, L2 जो है बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाए, तो इस केस को कहते हैं पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस। अगर पैरेलल के केस में मैं तुमसे पूछूं कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कितने पॉइंट कॉमन है, यहां पे तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो यहां पे हम कह देंगे नो सॉल्यूशन। भाई यहां पे एक पॉइंट कॉमन था तो यूनिक सॉल्यूशन, यहां पे बहुत सारे पॉइंट कॉमन थे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहां पे एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है जो नेवर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो ये नो सॉल्यूशन। तो यही तीन केस बनते हैं मेरी जान। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का केस, या तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी या दो लाइन पैरेलल होंगी। तो दो लाइंस दुनिया में इसी तीन तरीकों से एग्जिस्ट कर सकती हैं, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, या पैरेलल होंगी। अरे समझ गए? अरे समझ गए? अरे समझ गए? समझ गए मेरी जान?
ये लिख लो पहले, ये है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर ये है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये होती है बेसिक डेफिनेशन या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, और लीनियर इक्वेशन हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। लाइन कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं, दो लाइन दुनिया में कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, या पैरेलल होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि हमसे दो लाइन दे दिया जाएंगी। ठीक है, हमें दो लाइन दे दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमें लाइन दे दे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, और एक लाइन हमें दे दे x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी, पेयर है, लीनियर है, और दो वेरिएबल है x और y। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? भाई पेयर है, जोड़ा है, लीनियर है, पावर 1 है, दो वेरिएबल है। ठीक है, अब हमें क्या बोला जाएगा, हमें बोला जाएगा बताओ इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, है ना। हमसे पूछा जाएगा बताओ इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, बताओ इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, या पैरेलल है? भाई हमें पता चलना चाहिए ना, कैसे बताएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन? एक जगह इंटरसेक्ट होगा तो 1 सॉल्यूशन, बहुत जगह इनफाइनाइट, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा तो पैरेलल। तो कैसे पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं? तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं। पहला मेथड जो है, मेथड नंबर 1 जो है, उस मेथड को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। और जो दूसरा मेथड है, जो मेथड नंबर 2 है, उसे हम कहते हैं एल्जेब्राइक मेथड, जिसमें ग्राफ बनाने की नीड नहीं होगी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है, तो उसके अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता करने हैं, तो दुनिया में दो तरीके हैं। या तो दोनों का ग्राफ बना दो, दोनों का ग्राफ बना के देख लो भाई कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, या पैरेलल हो रहा है, या कोइंसिडेंट हो रहा है। तो एक तो है ग्राफ बना के देख लो, एक थोड़ा सा आसान तरीका है एल्जेब्रिक मेथड। तो हम दोनों ही मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लो, पर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि एल्जेब्रिक यूज करो तो एल्जेब्रिक यूज करोगे, स्पेसिफिकली बोला हुआ है ग्राफिकल यूज करो तो ग्राफिकल यूज करोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा हूं मेरी जान, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके, हम दोनों ही पढ़ेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो जो तुम्हें आसान लगे उससे कर लेना, पर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला ये मेथड यूज करो तो वो मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, चलो तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। जैसे मान लो ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ग्राफिकली सॉल्व करो, तो अगर ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला है तो इसका ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है लाइन का ग्राफ? जैसे मान लो ये हमारी L1 है, और मान लो ये दूसरी वाली हमारी L2 है। तो कैसे बनता है ग्राफ? अगर मैं L1 की बात करूं जो कि हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 3, कैसे ग्राफ बनता है? ऐसे डब्बा बनाते हैं, याद आ रहा है? डब्बा बनाते हैं ऐसे x और y का। एक बार x को 0 रखेंगे तो x को 0 रखने पे y क्या आएगा? देखो 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो x को 0 रखने पे y 3, और एक बार y को 0 रख के देख लेते, तो y को 0 रखेंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो हमें दो पॉइंट मिल गए। कौन कौन से दो पॉइंट मिल गए इससे? 0,3 मिल गया एक पॉइंट, और 3,0 मिल गया एक पॉइंट। तो बेसिकली हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, बस हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अभी मैं करके बता रहा हूं, तुम अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, अब अगर मैं L2 की बात करूं, L2 क्या है जी? L2 है 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। ये जो मैं ले रहा हूं ना 0 0,
हल्के ही नंबर लिया करो जिससे हमारे पॉइंट आसानी से बढ़े। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे भैया तुमने x की जगह 0 क्यों लिया भैया, यहाँ पे आप x की जगह 10 ले लेते, क्या फायदा। आसान रखो ना, अपनी सहूलियत के लिए क्वेश्चन करना है, अपने आप को क्वेश्चन को मुश्किल नहीं बनाना, क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश होती है, क्वेश्चन को मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं होती, समझ रहे हो। तो जैसे अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे भी डब्बा बनाया जाए, तो मैं ये सोचूंगा x की जगह कुछ आसान सा रखता हूं जिससे y भी आसान सा आए, x की जगह कुछ आसान सा रखता हूं y भी आसान सा आए। x की जगह अगर मैं 0 रख दूंगा, मान लो मैंने x की जगह 0 रख दिया, तो क्या होगा 0 + 5y = 12, y बराबर आ गया 12/5। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। x की जगह 0 रखने पे डेसिमल में आ रहा है, तो 0 नहीं रखेंगे, 0 रखने का कुछ फायदा नहीं है, 0 रखने का कुछ फायदा नहीं है, तो 0 नहीं रखेंगे। क्या रख सकते हैं जिससे y आसानी से आ जाए, 0 रख लो, 1 रख के देख लो, 1 रखें तो 2 × 1 + 5y = 12, तो 5y आ गया 5y आ गया 12 - 2 दैट इज इक्वल टू 10, तो 5y बराबर 10, तो y की वैल्यू आ गई 10/5 दैट इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई अपनी 2। ठीक है, अब मैंने जो कल तुम्हें चीज बताई थी, अगर मैं डायरेक्टली ये लिख दूं, 5y = 12 - 2, तो y आ गया, दिमाग में कर लो, 12 - 2 10 और 10/5 2। क्या कोई दिक्कत है। मैंने 2-3 स्टेप बीच में खा लिए, कल जो मैंने तुम्हें स्टोरी टाइम बताई थी, मैं उसका थोड़ा सा प्रयोग कर रहा हूं, मैंने 2-3 स्टेप बीच में खा लिए। क्या कोई दिक्कत, क्या दिमाग में कर पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ऐसे मैं करूंगा अब, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जल्दी करवाना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये है मैं तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग शार्प करवाना चाह रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। दिमाग में कर पा रहे हो ना कि 2 इधर जाएगा तो 12 - 2 हो गया, 12 - 2 10 होता है, 10/5 2 हो गया। ऐसे करेंगे, अब थोड़ा करना शुरू करेंगे, घबराना मत, ये मत सोचना कितना बेकार टीचर है। हम भी ऐसे ही सोचते थे, जब हमारे टीचर ऐसे बीच में स्टेप खा जाते थे, हम भी सोचते थे कितना बेकार टीचर है। बाद में हमें अहमियत समझ में आई, अरे यार टीचर सही था, वो हमें आदत डलवाना चाह रहा था कि तुम भी ऐसे ही सीख लो निकम्मो। ठीक है, चलिए तो अभी तो बहुत छोटी सी चीज थी, आगे भी हम ऐसा करेंगे। ठीक है, अब मान लो मैंने x की जगह 1 रखा तो y बराबर 2 आ गया। अगर मैं y की जगह 0 रख दूं, y की जगह 0 रखते ही हो जाएगा 2x + 0 = 10, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 6 12 हो गया, तो y बराबर 0 पे x बराबर 6। तो यहां से 2 पॉइंट और मिल गए हमें इस वाली लाइन के लिए, L2 लाइन के लिए हमें पॉइंट मिल गए 1,2 6,0, 1,2 और 6,0। तो L1 लाइन के भी 2 पॉइंट मिल गए, L2 लाइन के भी 2 पॉइंट मिल गए। अब इसको प्लॉट करना आसान है ना। जब भी हमें लाइन की इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है, तो तरीका यही होता है, 2 पॉइंट ढूंढ लो, 2 आसानी से पॉइंट ढूंढ लो। तो L1 के लिए, इस L1 वाली लाइन के लिए मेरे पास 2 पॉइंट कौन कौन से हो गए, 0,3 और 3,0। अब देखो, इसको बना लेते हैं ग्राफ पे, बना लेते हैं। देखो, मान लो हमारा ये y एक्सिस हो गई, ये मान लो हमारी x एक्सिस हो गई। ठीक है, तुम्हें ग्राफ मिलेगा, अगर ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ तुम्हें वहां पे एग्जाम में मिलेगा। ये हो गया x डैश और ये हो गया नीचे y डैश, ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन पॉइंट रखें तो ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, मान लो 3 है, 4 है, मान लो ये 5 है, मान लो ये 6 है, मान लो ये 7 है, मान लो ये 8 है, मान लो ये 9 है। सिमिलरली 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, और नीचे भी -1 -2 -3 -4 और -5 हो गया। तो अगर मैं L1 की बात करूं, L1 लाइन को प्लॉट करूं, तो दोनों पॉइंट क्या है, 0,3 और 3,0। 0,3 x में 0 y में 3, ये हो गया 0,3 पॉइंट, और 3,0 x में 3 और y में 0, ये हो गया हमारा 3,0। तो L1 लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। बस, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन बना लो, इसको ज्वाइन करने वाली, ये हमारी L1 लाइन है। तो ऐसे लाइन की इक्वेशन बनती है,
दो पॉइंट पता चल जाए, बस उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, बन गई हमारी L1 लाइन। यही है हमारी L1 लाइन। L2 कैसे ड्रॉ करेंगे? L2 के कौन कौन से दो पॉइंट है? जो L2 वाली हमारी इक्वेशन है, इसके भी हमने दो पॉइंट निकालनी है, 1,2 और 6,0। तो 1,2 कहां है? x में 1, y में 2, ये हो गया 1,2। और दूसरा है हमारा 6,0, है ना, x में 6, y में 0, तो x में 6, y में 0, यही पॉइंट हो गया हमारा 6,0। तो L2 लाइन जो है हमारी, वो इन दोनों पॉइंट से मिलती हुई लाइन है, इन दोनों पॉइंट से मिलती हुई लाइन है। बस इस लाइन को बढ़ा दो आगे तक, इस लाइन को हमने बढ़ा दिया आगे तक, तो ये आ गई हमारी L2 वाली लाइन। बहुत आसानी से बच्चा इस चीज को देख सकता है, बहुत आसानी से बच्चा इस चीज को देख सकता है कि ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन जो है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्या है? क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? 1,2 पे, एट 1,2। तो देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन होगा, अगर हमसे पूछे कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों लाइंस के सॉल्यूशन क्या होंगे? सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू बता दो, तो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो एक्स और वाई बता दो, तो सॉल्यूशन है एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2। यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आया है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसके यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है वो यूनिक सॉल्यूशन? 1,2, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2। भाई पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है, तो ये है वो यूनिक सॉल्यूशन, यही है वो यूनिक सॉल्यूशन, यही है वो यूनिक सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली अगर हमें बताना है, ग्राफिकली अगर हमें सॉल्व करना है, तो सिंपल सी चीज है, पहली वाली लाइन का ग्राफ बनाओ। कैसे बनेगा? दो पॉइंट निकाल लो, दो पॉइंट निकाल के उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, L1 का ग्राफ बन गया। L2 का ग्राफ कैसे बनेगा? दो पॉइंट निकाल लो, दो पॉइंट निकाल के उनको ज्वाइन कर दो, L2 का लाइन बन गई। अब L1 L2 को देख लो, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। हमने कहा यहां पे तो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है तो कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन है। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है? अरे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही सॉल्यूशन है। 1,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा था, 1,2 ही सॉल्यूशन है, मतलब x बराबर 1, y बराबर 2। इजी पीजी, इजी पीजी है, इजी पीजी है, लेंदी है बस, पर है तो इजी। ग्राफ बनाना तो इजी है ना? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने बोला है ग्राफिकली सॉल्व करो। ग्राफिकली बोला है मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो ये मान लो L1 है और दूसरी वाली मान लो L2 है, इन दोनों को अपन सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। आगे का क्वेश्चन अपन बाद में पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है ये सब बाद में पढ़ेंगे अपन। पहले इन दोनों का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, पहले इन दोनों का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, L1 और L2 का। अगर मैं L1 वाली लाइन की बात करूं, ध्यान से देखते रहना, फोकस करो, थोड़ा सा फोकस कर ले मेरे जान, फोकस कर ले। देख 2x + y = 6, ये है हमारी L1 लाइन। डब्बा बना दे, सोचो क्या x में रखूं जिससे y आसान वाला आ जाए, या क्या y में रखूं जिससे x आसानी का आ जाए। अगर मैं x की जगह 0 रखूं, मैक्सिमम केसेस पे 0 और 1 से आंसर आ जाता है, 0 1 -1 इनसे आंसर आ जाता है। तो पहले 0 रख के देखा, x की जगह 0 रखते, 0 + y = 6, तो y बराबर 6 आ गया। ठीक है, y की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह 0 मतलब 2x + 0 = 6, तो x की वैल्यू आ गई 6/2 मतलब 3। भाई 2 3 जा 6 होता है, 3। तो हमारे दो पॉइंट कौन कौन से मिल गए? 0,6 और 3,0। पहले L1 ही प्लॉट कर देते हैं, L2 बाद में बना लेंगे। पहले L1 का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो मैं तुम्हारे लिए हर चीज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूं, इसलिए जिससे जब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारे लिए हर चीज स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके बता रहा हूं। मैं बार बार पूरा ग्राफ इसलिए बना रहा हूं कि तुम्हें भी एग्जाम में ऐसे बनाना होगा मेरी जान, ठीक है। तुम ये ना कहो कि हमारे मास्टर ने तो बताया ही नहीं था, हमारे मास्टर ने तो सिर्फ ये बोला था बना देना ग्राफ। कुछ मास्टर ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो आजा भाई, 1 2 3
4 5 6 7 8, ऊपर भी लेने तो 1 2 3 4 5 6, माइनस में ले -1 -2 -3 -4 -5 -6, नीचे माइनस वाई में ले लें तो -1 -2 -3 -4 -5। L1 बनाते हैं, L1 वाली लाइन बनाते हैं। पॉइंट क्या क्या है? 0,6 और 3,0, 0,6 और 3,0। तो 0,6 मतलब x में 0 y में 6, ये हो गया 0,6 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? 3,0 मतलब x में 3 और y में 0, मतलब y में कहीं नहीं गए, बस x में ही गए थे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3,0। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है L1 लाइन। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है यही है हमारी L1 लाइन, यही है हमारी L1 लाइन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है यही है हमारी L1 लाइन। तो ये L1 बन गया, ये हमारी L1 वाली लाइन बन गई। इजी है, इजी है। अब L2 वाली लाइन बना लेते हैं, L2 वाली लाइन बना लेते हैं। L2 वाली लाइन की अगर बात करें तो L2 है हमारा 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये L2 वाली लाइन है। डब्बा बना लेते हैं, डब्बा बना लेते हैं, डब्बा बना लेते हैं। कुछ x पे कुछ y मिलेगा। अगर x बराबर मैं 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई बराबर -2, तो y बराबर आ गया 2। तो x बराबर 0 पे y बराबर 2 आ गया। y बराबर 0 अगर रख दिया तो y बराबर 0 रखते ही 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। 2x समझ पा रहे हो ना, 2x y की जगह तो 0 हो गया था, प्लस 2 इक्वल टू 0, y की जगह 0 रख दिया तो 2x बराबर आ गया -2, तो 2 की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू -1। तो दो पॉइंट हमें क्या मिल गए? दो पॉइंट हमें क्या मिल गए? 0,2, वही x पे 0 y पे 2, और दूसरा पॉइंट क्या है? -1,0। ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, 0,2 और -1,0। तो पहले 0,2 मतलब x में 0 y में 2, ये हो गया 0,2। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरी जान? दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? -1,0 मतलब x में -1 और y में 0, ये हो गया -1,0, ये हो गई पॉइंट। तो हमारी जो L2 लाइन होगी, हमारी ये जो L2 लाइन होगी वो इन दोनों पॉइंट से जाती हुई लाइन होगी, वो इन दोनों पॉइंट से जाती हुई लाइन होगी। मतलब ये और यहां पे अपन अगर खींच दे इसको थोड़ा सा लंबा, इन दोनों पॉइंट से जा रही है, इन दोनों पॉइंट से। ये थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, है ना। इन दोनों पॉइंट से ये जाती हुई लाइन है, ये इन दोनों पॉइंट से जाती हुई लाइन हमें दिख रही है L2 लाइन। तो ये हमारी आ गई L2 लाइन, ये आ गई हमारी L2 लाइन। बस उन दोनों पॉइंट से जहां से जा रही है बस उसको एक्सटेंड कर दो पीछे और आगे, तो हमारी L2 लाइन आ गई, ये हमारी L2 लाइन आ गई। क्या रॉन्ग है? 1,4 क्या भाई? 0,2 और -1,0, तो 0,2 ही तो लिखा है मैंने। 0,2 ये हो गया x में 0 y में 2, और -1,0 मतलब x में -1 y में। सही तो है? सही तो है? सही तो है। तो कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है? हम देख सकते हैं ये वाला भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और कहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं? कहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं? कहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है जी? ये x में तो 1 है और y में क्या है जी? ये y में 4 है। तो x में 1 है और y में 4 है एट 1,4। तो इसके भी यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इसका भी यूनिक सॉल्यूशन आ गया। क्या है यूनिक सॉल्यूशन? x बराबर 1 और y बराबर 4, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। x बराबर 1 और y बराबर 4, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। सिंपल सिंपल। अब हमसे इसका क्वेश्चन का एक और पार्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन में हमसे एक और चीज पूछी हुई है। क्या पूछी हुई है? अब क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। हमसे ये नहीं पूछा हुआ, हमसे ये नहीं पूछा हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन है क्या है, हमसे कुछ और पूछा हुआ है। हमसे पूछा हुआ है फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज। एरिया का रेशो पूछा है। कौन कौन से एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स फॉर्म बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन विद एक्स एक्सिस एंड लाइंस विद वाई एक्सिस। कि एक ट्राइंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ,
क्या बोला मैंने, एक ट्राइंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसका रेशो उसके एरिया का, किसके साथ, दूसरा ट्राइंगल बन रहा है वाई एक्सिस के साथ, उसके एरिया का रेशो। तो हमें रेशो निकालना है किसका, एरिया का। कौन कौन से एरिया का, ट्राइंगल के एरिया का, फॉर्म बाय द लाइंस विद एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाले का एरिया अपॉन में वाई एक्सिस वाले का एरिया, तो एक्स एक्सिस का एरिया अपॉन में वाई एक्सिस का एरिया, ये हमसे पूछा है। तो देखे क्या दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो क्या कोई ट्राइंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, क्या कोई ट्राइंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, हाँ देखो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देख रहे हो ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, ये एक ट्राइंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है ना, देखो ना भाई लाइंस, ये दोनों लाइंस थी और लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका एरिया चाहिए हमें, इसका एरिया चाहिए, एरिया उस वाले ट्राइंगल का जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस कितना है, बेस कितना है, सोचो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, तो लेंथ तो हम लेंथ में से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते कि भैया 3 - 1 कर दो, लेंथ तो पूरी लेंगे हम। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो ब्रेड अपनी बेस हो गया 4, और हाइट कितनी है, हाइट परपेंडिकुलर हाइट देखी जाती है, कितनी है, 4 तक ही हाइट जा रही है, परपेंडिकुलर हाइट भी 4 तक जा रही है। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एक्स एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया आ गया 8 यूनिट्स, ठीक है। अब देखते हैं कोई ट्राइंगल क्या वाई एक्सिस के साथ भी बन रहा है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये वाली जो दोनों लाइंस हैं, ध्यान से देखो मेरी जान, ये वाली जो दो लाइंस हैं, ये वाई एक्सिस के साथ देखो ये ट्राइंगल बना रहा है, ये ब्लू वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ब्लू वाले ट्राइंगल का भी हमें एरिया लिखना है, किसका एरिया, उस ट्राइंगल का जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना यूनिट है, 1 2 3 4, 4 है, बेस है 4 यूनिट, और हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं हमेशा, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है मेरी जान, ध्यान से समझना, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, ये होती है परपेंडिकुलर हाइट। तो ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट। तो हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 1 यूनिट, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया जो वाई एक्सिस के साथ ट्राइंगल बना है उसका एरिया आ गया 2। समझ गए। तो देयरफॉर जो रेशो होगा, किसका रेशो, एक्स एक्सिस अपॉन में वाई एक्सिस का, यही पूछा ना हमसे, एक्स एक्सिस अपॉन में वाई एक्सिस। तो एक्स अपॉन वाई का जो रेशो होगा एरिया का, क्या होगा, एक्स वाले का एरिया 8 है, वाई वाले का एरिया 2 है, 2 4 ज़ा 8, तो रेशो आ गया 4:1। ये आ गया हमारा आंसर, ये फाइनल आंसर है, 4:1 जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। एक्स एक्सिस वाले के साथ 8 आया था और वाई एक्सिस वाले के बाद साथ 2 आया था, तो 4:1 इज योर फाइनल आंसर। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो सीबीएसई पूछेगा। क्या बोला मैंने, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो सीबीएसई पूछ सकता है। सीबीएसई आज से 4-5 साल पहले क्या पूछता था, 4-5 साल पहले पूछता था कि भाई ग्राफिकली सॉल्व कर दो। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते थे, एक लाइन बनाई, दूसरी लाइन बनाई और बता दिया। तो ये जो क्वेश्चन था जो हमने पहले करा था, जो हमने पहला क्वेश्चन करा था, ये सीबीएसई 4-5 साल पहले पूछता था कि सीधे सीधे पूछ लिया कि भैया दोनों लाइंस को ड्रॉ करके बता दो, तो तुमने ड्रॉ करके बता दी। अब सीबीएसई क्या करता है, कहता है ड्रॉ तो करो ही करो, ड्रॉ तो करो ही करो, ड्रॉ तो करो ही करो, साथ में जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, या जो भी फिगर बन रही है उसका एरिया बता दो, या उसके एरिया का रेशियो बता दो, ये होता है। तो हमने देखा 2 ट्राइंगल बन रहे थे, एक ये व्हाइट वाला ट्राइंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये ट्राइंगल बन रहा था, उसका एरिया। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के साथ ये ट्राइंगल बन रहा था ब्लू वाला, तो उसका एरिया लिख दिया। दोनों का रेशो पूछा था, हमने दोनों का रेशो निकाल लिया, लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी।
ठीक है। बट अब इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या ये भी लीनियर इक्वेशंस है? हाँ, ये 2 वेरिएबल के साथ नहीं है, पर इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। x बराबर 5 y बराबर 7, ये सॉल्व करो। तो देखो ये सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये कैसे करेंगे, पर इसके ग्राफ बनाने भी बहुत आसान होते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये हमारा 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और आगे मान लो 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा यार, इसको थोड़ा सा नीचे करें अपन, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। वो 7 तक नहीं आ रहा ना। तो देखो ये हमारी x एक्सिस थी, ये हमारी y एक्सिस थी। तो हमने x एक्सिस पे बनाया 1 2 3 4 5 6, y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें पहली लाइन बनानी है, मान लो ये L1 है, तो L1 है x बराबर 5। x बराबर 5 कैसे बनेगी? x बराबर 5 मतलब एक ऐसी लाइन जिसपे x हमेशा 5 रहे। ध्यान से सुनना बच्चे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता कैसे बननी है लाइन। x बराबर 5 का मतलब एक ऐसी लाइन जिसका हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 रहेगा, जिसपे हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 रहेगा। एक ऐसी लाइन हमें बतानी है। ठीक है, तो x बराबर 5 मतलब x बराबर 5 पे जाओ, x बराबर 5 पे जाओ और एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, सिंपल। और एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो x बराबर 5 पे। यही लाइन है हमारी x बराबर 5 वाली। तुम कहोगे क्यों भैया? देखो इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 5 है। ये पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट हमेशा 5। ये पॉइंट है, y कुछ भी हो, x हमेशा 5 फिक्स रहना चाहिए। तो ये पॉइंट है, x हमेशा 5 है। ये पॉइंट x बराबर 5, ये पॉइंट x 5 है, ये पॉइंट पे भी x 5 है। तो ये लाइन है जो कि है x बराबर 5 वाली लाइन। अब तुम समझ गए होगे कि अगर मेरे को y बराबर 7 बनाना है, मान लो ये L2 है, तो कैसे बनेगा? एक ऐसी लाइन जिसपे y हमेशा 7 है, तो y बराबर 7 पे जाओ और एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो y एक्सिस से। तो एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी हमने, ऐसे देखो। ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जिसपे y हमेशा 7 रहेगा। x कुछ भी हो, देखो मान लो ये पॉइंट है तो y 7, ये पॉइंट है y 7, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 7, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 7, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 7। तो y बराबर 7 एक ऐसी लाइन है जिसपे y हमेशा 7 रहेगा, x कुछ भी हो। x बराबर 5 एक ऐसी लाइन थी जिसपे x हमेशा 5 रहेगा। y बराबर 7 ऐसी लाइन है जिसपे y हमेशा 7 रहेगा। इन दोनों, ये दोनों लाइन जो है ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? जो कि x में 5 है और y में 7 है। तो 5,7 जो है ये इसका सॉल्यूशन है, यही इसका यूनिक सॉल्यूशन है। समझ गए मेरी जान, समझ गए मेरी जान। तो इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्राफिकली इसको सॉल्व करो, ग्राफिकली इसको सॉल्व करो, तो इसके ग्राफ बनाने तुम्हें आने चाहिए। इस टाइप के ग्राफ बनाने हमें आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। पर भैया यार एक बात बताओ, बार बार ऐसे ग्राफ बनाते रहेंगे क्या यार? बार बार इतनी कैलकुलेशन करेंगे और ग्राफ बनाते रहेंगे क्या यार? कोई आसान तरीका भी तो होना चाहिए भैया, कोई आसान तरीका भी तो होना चाहिए जिससे हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। किस क्वेश्चन को? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बार बार ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के पता करेंगे कि कितने सॉल्यूशन है, बहुत टाइम चला जाएगा भैया, बहुत टाइम चला जाएगा। इसीलिए एक इजी तरीका है जो कि है हमारा अलजेब्राइक मेथड। ये एक इजी तरीका है जिससे हम बहुत आसान तरीके से ये पता कर सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। बिना ग्राफ ड्रॉ करे हम ये पता कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। कैसे पता कर सकते हैं? ध्यान से सुनना। एक अलजेब्राइक मेथड है, छोटा मेथड है, बहुत आसान मेथड है, विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ, बिना ग्राफ को ड्रॉ करे। ध्यान से देखना। मान लो दो इक्वेशन है हमारी, है ना, लीनियर इक्वेशन। मान लो दो ऐसी हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये मान लो पहली इक्वेशन है, और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये मान लो दूसरी इक्वेशन है।
ठीक है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो, दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरी है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। मान लो ये दो इक्वेशन है और हमारा मन नहीं कर रहा कि हम ग्राफ ड्रॉ करें, हमारा मन ही नहीं कर रहा ग्राफ ड्रॉ करें। बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी कुछ हो सकता है क्या? तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली चेक करना है। क्या चेक करना है? रेशो चेक करना है। किस किस का रेशो? अगर a1 अपॉन a2 का रेशो जो है वो b1 अपॉन b2 के रेशो के बराबर नहीं आ रहा है, a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के रेशो के बराबर नहीं आ रहा है मान लो, तो इस केस में जो लाइन होगी ना, इस केस में जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इंटरसेक्टिंग का मतलब, इंटरसेक्टिंग का मतलब कितने सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल रहा होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल रहा होगा कि अगर a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और जिसका मतलब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मान लो a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के तो रेशो के बराबर आ रहा है और वो c1 अपॉन c2 के रेशो के भी बराबर आ रहा है, तो इस केस में जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट मतलब, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी होंगी, ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ी होगी। और अगर एक के ऊपर एक चढ़ी होती है तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये होगा। अगर मान लो तुमने a1 अपॉन a2 का रेशो निकाला, वो b1 अपॉन b2 के तो बराबर आ रहा है, मान लो वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इस केस में जो हमारी लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस का मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब कि नो सॉल्यूशन वाला केस है, नो सॉल्यूशन वाला केस है। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो सिंपल सी चीज है, बस हमें रेशो चेक करना है। किस किस का रेशो? कोफिशिएंट का रेशो, कोफिशिएंट का रेशो। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आ रहा है तो सिंपली यही दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग। मान लो तीनों ही बराबर आ रहे हैं तो कोइंसिडेंट। मान लो शुरू के दो तो बराबर है पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो पैरेलल लाइन। साफ सिंपल सी बात, साफ सिंपल सी बात, ठीक है, साफ सिंपल सी बात है, साफ सिंपल सी बात है। समझे बोंदू? अरे समझे बोंदू? साफ सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ गए? समझ गए? अब एक चीज और है बस छोटी सी, अगर एक भी सॉल्यूशन मिल जाता है ना तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोल रहे हो भैया? अरे जस्ट एक नाम है यार, ऐसे दिमाग मत लगाना। अगर एक भी सॉल्यूशन मिल जाता है तो उस टाइप को हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर्स। जैसे मान लो यहां पे अगर हम देखें तो इसमें हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसमें तो बहुत सारे मिल रहे हैं, पर एटलीस्ट एक तो मिल रहा है ना, तो एटलीस्ट एक भी सॉल्यूशन मिल जाए तो उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस कहते हैं। कई बार ऐसे बोल देता है कि बताओ कंसिस्टेंट है तो उसका मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन। तो ये वाला केस भी हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस भी हो सकता है, और पैरेलल लाइन वो कोइंसिडेंट लाइन वाला केस भी हो सकता है। तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कई बार आ जाता है घुमा, नाम है बस एक, जैसे मेरा नाम शोभित है, तुम्हारा नाम रमेश सुरेश होगा। नहीं भैया इतने पुराने नाम तो नहीं है भैया। अंश नाम है, दिव्यम नाम है, शानू नाम है, अथर्व नाम है, इशिका नाम है, सौरभ नाम है, भारत नाम है, कनिका नाम है, और क्या क्या है, युवराज नाम है। भैया रमेश सुरेश वाले नाम तो अब नहीं है हमारे, थोड़े तो हम जेंजी हो गए हैं। तो ऐसे ही नामकरण है बस, ऐसे ही नामकरण है बस, कि अगर एटलीस्ट एक भी सॉल्यूशन मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? कंसिस्टेंट कहते हैं। एक भी सॉल्यूशन ना मिले तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं हम? इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इन्हें कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस।
इसे कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। क्या क्या नाम आ गए? आदित्य, धैर्य, प्रतीक, महिमा, अमन, अंकुश, विवेक, अनुज, ऋतिक, प्रियंका, हर्ष, हैप्पी, सैड नहीं, सैड नाम नहीं होगा, श्री, लक्की, लव यू भैया, ये नाम रख लिया क्या तूने? मम्मी मेरा नाम चेंज कराओ यार, मेरा नाम ही रखवाओ लव यू भैया, हैं? तो ये होता है बस, ठीक है, कि अगर एक भी सॉल्यूशन मिल जाए तो उन्हें कंसिस्टेंट कहते हैं, एक भी ना मिले तो उसे हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस कहते हैं। लिख लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिख लो इसे। एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी हम एमसीक्यू करेंगे एक के बाद एक, उसमें इसी तरह के इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। लिख लो इसे बेटा, लिख लो इसे, जल्दी से लिख लो, जल्दी से इस टेबल को बना लो। ये फॉर्मूले अब आगे काम आने वाले हैं। बढ़े आगे, बढ़े आगे। मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है। बोला जा रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज, क्या है बताओ? यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या नो सॉल्यूशन होंगे? ये हमें सोचना है। एक चीज को ध्यान रखना, सबसे पहली चीज यहां पे बड़ा बड़ा लिख दो, बड़ा बड़ा लिख दो, ध्यान से देखना, ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे लिख के कॉशन लिख दो, दिख रहा है ये रेड से, बड़ा बड़ा ऐसे लिख दो कॉशन, बड़ा बड़ा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली बच्चे ये दिक्कतें या ये परेशानियां या ये गलतियां करते हैं। क्या है, ध्यान से देखना। पहले इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहले इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है मेरी जान, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों भैया, इसमें ऐसा क्या अलग है? इस स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जो वेरिएबल वाली चीज है वो सारी एलएचएस में होती है, वो सारी चीजों को एलएचएस में कर दो, और जो कांस्टेंट है वो आरएचएस में। क्या बोला मैंने? या सिंपल बस ये याद रखो, कांस्टेंट को आरएचएस में, कांस्टेंट को हमें, सारे कांस्टेंट को उठा के आरएचएस में रखना है और बाकियों को हमें एलएचएस में रखना है। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। हमें सारे कांस्टेंट्स को आरएचएस में रखना है। तो सबसे पहली चीज है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसके बिना हम ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते। फॉर्मूले लगाने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये चीज का ध्यान रखना, यहीं पे बच्चे सिल्ली मिस्टेक करते हैं, यहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। मैं एक पोल भी डाल देता हूं तुम्हारे लिए, जिससे जिन जिन का होता जा रहा है वो करो। सबसे पहली चीज है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, दोनों इक्वेशंस को। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करे आंसर निकालोगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। गलत आएगा तो नंबर कट जाएंगे, और नंबर कट जाएंगे तो 100/100 नहीं आ पाएंगे, और 100/100 नहीं आए तो क्या होगा? दिक्कत आ जाएगी, बुरा लगेगा कि भैया यार इतनी मेहनत करी, सिल्ली मिस्टेक में हमारे नंबर कट गए। तो सबसे पहली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है जो है x + 2y + 5 = 0, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कांस्टेंट वाली चीज को आरएचएस में। तो x + 2y = -5, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं, ये दूसरी इक्वेशन जो है ये भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ध्यान से देखना। ये जो दूसरी इक्वेशन है ये भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी कैसे दी हुई है? -3x = 6y - 1। तो इस 6y को इधर ले आते हैं जिससे कि कांस्टेंट उधर रह जाएगा। तो 6y इधर आ गया तो ये हो जाएगा -3x - 6y = -1, ये आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन जो है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम
ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। अगर हम A1/A2 का रेशियो चेक करें, चेकिंग, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन करने का तरीका। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर रेशियोज चेक करो। अगर मैं A1/A2 का रेशियो चेक करूं तो क्या आ रहा है, A1 मतलब x का कोफिशिएंट 1 है और यहां वाले x का कोफिशिएंट -3 है, तो A1/A2 आ रहा है 1/-3। अगर मैं B1/B2 का रेशियो चेक करूं तो क्या आ रहा है, B1 यहां पे 2 है और यहां पे ये -6 है अपॉन -6, तो ये गया तो ये हो गया -1/3। ठीक है, तो A1/A2 B1/B2 बराबर आ रहे हैं। ठीक है, बराबर आ रहे हैं, तो अब हमें आगे C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। अगर यही बराबर नहीं होते तो हम सीधा कह देते इंटरसेक्टिंग, पर अब A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो फाइनल निकालने के लिए हमें C1/C2 का रेशियो भी चेक करना पड़ेगा। अब हम C1/C2 का रेशियो चेक करें तो वो क्या आ रहा है, C1 है -5 और C2 है -1, तो ये आ गया 5। C1/C2 के बराबर नहीं है, तो हम यहां से आंसर दे देंगे कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के तो बराबर आ रहा है, पर वो C1/C2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो ऐसा जब भी केस आ जाता है कि दो तो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, दो तो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, ऐसा केस आ जाता है तो पैरेलल लाइंस कहा जाती हैं। तो इसका मतलब है पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस है मतलब दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर, क्या आ रहा है आंसर जी? 21% बच्चे कह रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन, 8.3% बच्चे कह रहे हैं ये 2 सॉल्यूशंस, 9.79% बच्चे कह रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी, और 60.66% बच्चे कह रहे हैं नो सॉल्यूशन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नो सॉल्यूशन 80% तो आना चाहिए था, एटलीस्ट 80% तो आना चाहिए। बहुत आसान था यार, ये तो बहुत आसान था, इसमें क्या था, बहुत आसान था, डायरेक्ट बस रेशियो ही तो चेक करने थे, पर तुमने जल्दबाजी करी होगी, है ना, तुमने जल्दबाजी करी होगी। तुमने क्या करा होगा, तुमने सोचा होगा अरे सीधा फॉर्मूला लगाता हूं, आसान है, आसान चीज को करने में क्या है, जल्दी से फॉर्मूला लगाता हूं आंसर लाता हूं। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन कितना ही आसान हो, तुम कहोगे भैया आसान ही तो था, जल्दी जल्दी से हमने तो ये रेशियो निकाला, आंसर निकाला और हमारा आंसर भैया यूनिक सॉल्यूशन आया। गलत हो गया ना, 21% बच्चों का गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि आसान चीज को हम सोचते हैं जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखना मेरी जान, एक बात समझना, ये मैंने ऑब्जर्व करा है, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये बहुत इजी चैप्टर है, बच्चों को भी ये बहुत इजी लगते हैं, पर सही बात यह है कि सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं चैप्टर में कटते हैं, क्योंकि हम इन चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं इसमें क्या ही है यार, एक फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा, है ना। इसे कहते हैं घमंड, इसे क्या कहते हैं हम, घमंड कहते हैं। इसी घमंड की वजह से सिली मिस्टेक आती है। कभी भी ऐसा कितना ही आसान हो, सतर्क रह के करना है। क्वेश्चन इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, तुम देखो ना 20% बच्चों ने गलती कर दी। इतना आसान क्वेश्चन 80-90% होना चाहिए था ना, 80-90% होना चाहिए था ना, नहीं आया। मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए और ये 20% बच्चे ए ऑप्शन लगा के आ जाएं, घर पे आके पता चले कि एक सिल्ली मिस्टेक थी, छोड़ दिया, गलत हो गया, फिर ऐसा लगता है ना कि यार इतनी आसान चीज थी, गलत हो गई। ऐसे ही होता है प्रोबेबिलिटी तक चैप्टर, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टरों में भी बच्चे गलत कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इग्नोर कर देते हैं पढ़ते टाइम, क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी में कर देते हैं। कितनी आसान चीज हो, गलतियां आसान चीजों में ही होती हैं, क्योंकि आसान चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, हम घमंड में आ जाए, अरे ठीक है यार ये तो क्या ही है, यही है बस, यही गलती है। और ये घमंड ऐसा छोटा नहीं है, ये आगे तक दिक्कत देता है, ये अभी तो खाली तुम 10th क्लास में हो, आगे भी दिक्कत देगा। मैंने 10th क्लास में ना 10 CGPA स्कोर करा था, है ना, जब मैं 10th क्लास में था अपनी, तो हमारे टाइम पे CGPA सिस्टम होता था, तो मैंने 10 CGPA स्कोर करा। 10 CGPA का मतलब होता है टॉप,
ठीक है, 1 से लेके 10 तक होता है। 10 सीजीपीए मतलब टॉप। हमारे ऐसे न्यूज़पेपर में फोटो आ गई, स्कूल के बोर्डिंग पे लग गया, होर्डिंग पे ऐसे बड़े बड़े नाम पे हमारे 4-5 जो बच्चे थे हमारी फोटो लग गई। मैंने कहा वाह यार, 10th टॉप कर दी, अब तो कुछ भी, अब क्या आईआईटी बॉम्बे क्या चीज है, मैं ही गाऊंगा आईआईटी बॉम्बे। वो क्या आया, एक घमंड आ गया अंदर से। मैं सीधा एक्सेप्ट करता हूं इन चीजों को। मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, मैं अपने फेलियर्स तुम्हें बताऊंगा जिससे कि तुम वो गलतियां ना करो। मेरे अंदर भी ये घमंड आ गया है। ए यार, ये यहाँ के जो टीचर है ना, जब मैं कोटा में चला गया था तो मई जून में आता है रिजल्ट। मई जून में तो मैं कोटा में ही था। तो हमारा 10th का रिजल्ट आया, मेरे अंदर इतना घमंड, मैंने कहा टॉप करा है मैंने तो, स्कूल टॉप करा है। ये टीचर कौन लोग हैं, इन टीचरों को क्या ही पता होगा, ये आसपास वाले मेरे बच्चे क्या ही हैं, इनको इनको क्या ही पता होगा आसपास वालों को। मैंने अपना स्कूल टॉप करा है, मेरा होर्डिंग पे फोटो लगी है। घमंड आ गया। वो जो 1 महीना था ना, ऐसे छाती चौड़ी करके चलते थे हम ऐसे कोचिंग में, ये हम टॉपर हैं, अबे चलो साइड अवे। वो घमंड से ही सब चूर हो गया था। वो घमंड की वजह से क्या था, सोचते थे टॉपर है यार, आखिरी में पढ़ के नंबर ले आएंगे। 11th ऐसे नहीं होती। 11th 10वीं की तरह 9वीं की तरह नहीं है कि पेपरों के 10 दिन पहले पढ़ लेंगे और हो जाएगा। जेई, नीट, कंपटीशन एग्जाम्स ऐसे नहीं है कि आखिरी के 10 दिन में पढ़ के तुम जाके क्लियर कर दोगे। सालों की तपस्या लगती है, तब जाके क्लियर, तब जाके भी कुछ % बच्चों का क्लियर होता है। कोचिंग वाले भी महान थे, उनको लेना देना नहीं होता है। कोचिंग में सारी गलती बच्चे की कोई होती है, जो उन्हें गाइड कर रहा है, जो उन्हें पूरा एक एनवायरनमेंट दे रहा है, उनकी भी तो गलती होती है। कोचिंग वालों में क्या फर्क पड़ता है, उनके हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चे एनरोल हो रखे हैं, वो तो कह देते हैं भीड़ है, भीड़ का देखा जाएगा। हमारे कुछ टीचर ने हमें ऐसे समझाया ही नहीं बैठ के कि अबे 10वीं के नंबरों से मत उड़ो, कुछ भी नहीं होता 10वीं का नंबर। ऐसी भीड़ बढ़ी हुई है 10 सीजीपीए वालों की, उनमें से भी कुछ % बच्चे ही हैं जो क्रैक कर पाते हैं। तो ये मैं तुम्हें ये तुम कहोगे भैया कहां से कहां पहुंच गए, मैं तुम्हें एक बहुत छोटे एग्जांपल से एक बहुत बड़ी पिक्चर समझाना चाह रहा हूं। आज का स्टोरी टाइम यही हो गया। आज का जो स्टोरी टाइम था वो यही हो गया, अब लास्ट में स्टोरी टाइम नहीं होगा, ठीक है। मैं सही बता रहा हूं, मेरे अंदर ये होता था कि यार अब पढ़ लेंगे यार, आखिरी में देखा जाएगा। बैकलॉग पे बैकलॉग बन गए। 11वीं का एक चैप्टर 2-2 महीने चलता है, एक चैप्टर 2-2 महीने। तुम्हारी तो पूरी क्लास 10th की नोटबुक होती होगी इतनी, है ना, एक रजिस्टर तुम लेते होगे जिसमें पूरा क्लास 10th आ जाता होगा। 11वीं 12वीं में ना एक चैप्टर आता है एक रजिस्टर में, एक चैप्टर। फिजिक्स का एक चैप्टर है रोटेशन मोशन, जिसको कोटा में आरबीडी नाम से बोलते थे। दो रजिस्टर लगे थे मेरे उसमें, 2.5 महीने चला था वो चैप्टर, 2.5 महीने। अब तुम सोचो अगर उस समय पे मैं इस घमंड में था कि आखिरी में पढ़ लेंगे, कैसे पढ़ लूंगा वो 2 रजिस्टर कैसे पढ़ लूंगा मैं आखिरी के 10 दिन में। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूं, जाके अपने सीनियर से कभी पूछना। तो यही है, छोटी छोटी चीजें हैं यार, ऐसे ही हम यही सिल्ली मिस्टेक्स करते हैं, यही सिल्ली मिस्टेक्स हमारी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, वो घमंड में बदल जाती हैं। घमंड की वजह से फिर जैसे मेरी 11वीं पूरी बर्बाद हो गई थी। हमने तो आजकल यही है यार, कोचिंग क्या बोलूं, वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, क्या बोले। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता यार, तुम देखोगे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। जिस तरह से आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, कोई नहीं समझाता। कोचिंग के मास्टरों का सिर्फ एक काम है, सैलरी मिल रही है, आएंगे अपना टाइम से, उनको ये बस सिलेबस कंप्लीट करवाना है किसी तरीके से। बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, उसको 11वीं पता है कैसे पढ़नी है नहीं पढ़नी है, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो तो भैया अपने मैक्सिमम कोचिंग में ये हो रहा है, मैक्सिमम कोचिंग में ये हो रहा है। तुम देखो बच्चा 11वीं में आता है, उसे पता ही नहीं होता कैसे पढ़ना है। टीचर को फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि टीचर तो भैया सैलरी वाला टीचर है, तो कहता है आऊंगा पढ़ाऊंगा जाऊंगा। कोचिंग वालों ने टारगेट दे रखा है कि अगर 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे तो इतना बोनस मिलेगा। तो टीचर के दिमाग में ये होता है बस 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दूं, बोनस मिल जाए। मैक्सिमम जगह ऐसे ही चल रहा है यार, भीड़ भरी हुई है। मैं अगर बोलना चाहूंगा ना, मेरे अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है।
हमारे टाइम पे ये तो हुआ था, 1.5 लाख रुपए फीस लेते थे यार, तुम सोचो 1.5 लाख रुपए फीस, 1.5 लाख रुपए हमारी कोचिंग की फीस होती थी, 1.5 लाख रुपए हमारे हॉस्टल और पीजी के लगते थे, तो टोटल एक साल में 3 लाख रुपए लग रहे हैं, लोन पे लेके माँ बाप ने पढ़ाया है। उसके बाद भी क्या मिलता था, जल्दी जल्दी भगा रहे हैं बस सिलेबस, जल्दी जल्दी भगा रहे हैं बस सिलेबस, जल्दी से पढ़ा दें, बोनस लेके चले जाएं। ये हाल है। देखोगे तुम जब जाओगे ना आगे, इस तरह से प्यार से कोई नहीं समझाता। कोई भी नहीं समझाता, मैक्सिमम जगह ये हाल है। क्या करें, चल रहा है बस, किसी को फर्क नहीं पड़ता, उनको तो पैसे बनाने हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव, अब हमें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ठीक है, तो 4/x प्लस 9/y इक्वल टू किस अपॉन एक्स वाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखो पहले अगर मैं इस वाली लाइन को सॉल्व करना चाहूं, ये मान लो L1 है हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, मान लो ये मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, एक्स वाई, 4 के पास x तो था ही, क्या नहीं था, y नहीं था, तो y चढ़ा दिया। एलसीएम ऐसे लेते हैं, प्लस 9 के पास y तो ऑलरेडी है, क्या नहीं है, x नहीं है, तो x ऊपर चढ़ा दिया, इक्वल टू 21/xy, xy 1xy, तो ये बन गया 4y प्लस 9x इक्वल टू 21। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड, पोल डाल रहा हूं मैं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है स्टैंडर्ड फॉर्म में। भाई कांस्टेंट वाली टर्म इस तरफ है, तो कांस्टेंट वाली टर्म इधर है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले को सॉल्व करूं, तो एलसीएम मैंने एक्स वाई ले लिया, इस 2 के पास ऑलरेडी x है, क्या नहीं है, y नहीं है, तो y चढ़ा दो, प्लस 3 के पास है ना, इस प्लस 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, 3 के पास y ऑलरेडी है, क्या नहीं है, x नहीं है, तो x चढ़ा दिया, इक्वल टू 9/xy, xy 1xy, तो 2y प्लस, या x वाले को पहले लिखते हैं, y वाले को बाद में, एक स्टैंडर्ड तरीका है, x को पहले y को बाद में, इक्वल टू 9। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें पता करना है कितने सॉल्यूशन है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कांस्टेंट वाली टर्म आरएचएस, कांस्टेंट वाली टर्म आरएचएस, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है दोनों के दोनों। अब हमें क्या चेक करना है, चेक करना है क्या सॉल्यूशन होगा। तो अगर a1/a2 का रेशियो चेक करें तो क्या आ रहा है, a1/a2 का रेशियो चेक करें तो 4/3 आ रहा है, b1/b2 का रेशियो चेक करें तो 9/2 आ रहा है। तो यहीं पे चीजें खत्म हो गई, इसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया। अगर दोनों ही a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं मतलब कि सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का आ रहा है, 63% बच्चों का। अब भी चलो ठीक है, थोड़ा तो इंप्रूवमेंट करा, 63.994%। सी भी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, क्यों भाई, सी ऑप्शन कैसे, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे हो गया, रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, सही तो है बे। अच्छा ये भी y है, अच्छा ये भी y है, ओहो हो ओहो हो ओहो हो ओहो हो ओहो हो ओहो हो ओहो हो। शोभित भैया आप ही सिल्ली मिस्टेक कर रहे हो, शोभित भैया आप ही सिल्ली मिस्टेक कर रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे थे। देखो 9x पहले आएगा, 4y बाद में आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब a1/a2 चेक करें, अब a1/a2 चेक करें तो 9/3, 3 3 9, 3 रेशो आ रहा है। b1/b2 की बात करें तो 4/2, 2 2 4, तो ये 2 आ रहा है। अब भी हम देख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम इस केस में भी बन तो वही रहा है, आंसर तो वही है, चलो ठीक है। यही तो मैं चेक कर रहा था, यही तो मैं चेक कर रहा था, यही तो मैं चेक कर रहा था कि इतना ज्ञान देने के बाद भी तुम अटेंटिव हो या नहीं हो, मैं तो जान पूछ के कराई। चलो ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन ही आंसर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अरे अब तो सही है, अब तो सही है। सर्वे दें, सर्वे दे दूंगा अगली बार, चलो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है, इसका भी मैं पोल डाल रहा हूं तुम्हारे सामने,
इसका भी मैं पोल डाल रहा हूं तुम्हारे सामने, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर निकालने की कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर निकालने की कोशिश करो। हमें ये बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, जिसको आता है करो, जिसको नहीं आता ध्यान से देखो। बोला जा रहा है k की वैल्यू क्या होगी फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाला केस है। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस, पैरेलल को ऐसे करके लिख देते हैं पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस वाला केस है। पैरेलल लाइंस का मतलब, पैरेलल लाइंस का मतलब, पैरेलल लाइंस का मतलब, पैरेलल लाइंस का मतलब कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के तो बराबर होगा, पर वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहली है 5x प्लस 2y, -7 को उधर ले जाएंगे तो +7, कांस्टेंट टर्म को उधर ले गए, ये पहली इक्वेशन बन गई। +1 को उधर ले जाएंगे तो -1, 2x प्लस ky इक्वल टू -1। कई बार क्या होगा ना, तुम कहोगे भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो ना करो, आंसर तो सही आ रहा है, सही आ रहा होगा, पर तरीका तो गलत है ना, स्टेप्स के नंबर मिल रहे हैं, वो स्टेप्स तो गलत है ना। समझ गए? समझ गए? चलो, तो नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन से मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 करना है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 करना है। a1 अपॉन a2 है 5/2 बराबर b1 अपॉन b2 है 2/k, c1 अपॉन c2 है 7 अपॉन -1, तो इसके बराबर नहीं है। जब भी तीन रेशो आ जाते हैं, जब भी तीन रेशो आ जाते हैं, उनको कैसे भी सॉल्व कर लो, किन्हीं भी दो को लेके सॉल्व कर दो, क्योंकि तीनों ही बराबर हैं। तो मान लो इन दोनों को यूज कर लिया मैंने, तो 5/2 बराबर 2/k, तो यहां से k की वैल्यू आ रही है अपनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4 ऊपर और ये 5 नीचे, तो 4/5 इज योर आंसर। k की वैल्यू आ रही है 4/5। बी ऑप्शन इज योर आंसर। कितनों का आ रहा है बी ऑप्शन? 50% बच्चे, 50% बच्चों का बी ऑप्शन आंसर आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलो, ये तो तुम जल्दी बता दोगे, ये तो तुम जल्दी बता दो, अभी बता दो जल्दी, ये तो अभी बता दो जल्दी, जल्दी 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 बता दो जल्दी। क्विज दे रहा हूं, चलो तुम्हें क्विज दे रहा हूं, चलो तुम्हें क्विज दे रहा हूं तुम्हें, जल्दी बता दो चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। तो भैया सी है जो सही आंसर है, वो 68.09% बच्चों ने दिया है। लीडर बोर्ड देख लेते हैं चलो आज। किनिशा जी जो हैं पहले नंबर पे आती हैं, दूसरे नंबर पे स्वर्णम गोगोई आते हैं, तीसरे नंबर पे समीर आते हैं, चौथे पे अधिराज, पांचवे पे सिया, छठे पे पायरेट्स, सातवें पे अनुज, आठवें पे ईशान, नौवें पे मन्नत जी आती हैं और 10वें पे सानिया खान जी आती हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक भी सॉल्यूशन मिल जाए तो काम चल जाएगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी मिल जाए। एक से ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया है, पर एटलीस्ट एक मिल जाए। तो एक कौन कौन से केस में मिलता है? या तो इंटरसेक्टिंग हो तो एक मिल जाता है, या कोइंसिडेंट हो तो हमें मिल जाता है, एटलीस्ट एक तो मिल ही जाता है। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इन दोनों ही केसेस में तो आइदर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, यही दोनों आंसर होंगे। आइदर इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो, दोनों ही आंसर होंगे। जल्दी जल्दी मैं पोल डाले जा रहा हूं, आंसर बताते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे केस में, लीनियर इक्वेशन हमें जो रखी है, बताओ ये क्या होंगी, बताओ ये क्या होंगी, बताओ
बताओ क्या होंगी? दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ दे रखे हैं, हमसे पूछा ये क्या है, बताओ। ये दोनों अभी इस पॉइंट पे क्या है, ये जो ग्राफ दे रखा है इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है हमें? ध्यान से सोचना, ध्यान से देखना, सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, फिर जल्दबाजी करोगे तुम, फिर जल्दबाजी करोगे, फिर जल्दबाजी करोगे। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, फिर तुम जल्दबाजी करोगे नहीं तो। हाँ जी, क्या आ रहा है? ए रखा है 29% बच्चों ने, 29.47% बच्चों ने ए रखा है इसका आंसर, 8.21% बच्चों ने बी रखा है, 31.66% बच्चों ने सी रखा है और 30.66% बच्चों ने डी ऑप्शन आंसर रखा है। ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो थोड़ा सा ये ट्रैप वाला क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, सीबीएसई ने थोड़ा सा ये ट्रैप करा। अब अगर सामने इस ग्राफ को देखें, अगर हम सामने अब इस ग्राफ को देखें, सामने इस ग्राफ को देखें, तो हमें कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, कहीं से भी हमें ये देख के नहीं लग रहा है कि ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अभी इस ग्राफ के हिसाब से तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही है मतलब नो सॉल्यूशन होगा, कहीं इंटरसेक्ट हो रही है मतलब नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? पर तुम्हारे दिमाग में आएगा डी ऑप्शन देख के तुम्हारा दिमाग थोड़ा घूमेगा कि भैया डी ऑप्शन बोल रहा है अभी तो इनकंसिस्टेंट है, जैसा आप कह रहे हो कि हाँ इनकंसिस्टेंट है, हम मान रहे हैं भैया अभी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, अभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, अभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। तुम कहोगे हाँ भैया अभी इस ग्राफ के हिसाब से देखे तो इनकंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। पर भैया चौथा ऑप्शन कह तो रहा है कि इसको हम कंसिस्टेंट बना सकते हैं एक्सटेंडिंग दीस लाइंस। ये सीबीएसई ने थोड़ा सा ट्रैप डाला। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया है क्लास 10th अभी तक जो हमने पढ़ा है, ऐसा कोई पढ़ा है कि एक्सटेंड करके हम देख सकते हैं कि भैया ये आगे, हमें क्या पता आगे जाके पैरेलल हो रही है क्या? अब ये एंगल वेंगल कोई देख रहे हैं, हमें आगे क्या हो रहा है हमें क्या पता। क्वेश्चन ने तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा है, क्या बोला है कि इन द गिवन फिगर के बारे में पूछा है, आगे फ्यूचर में क्या होना है हमें क्या लेना देना। समझ रहे हो? तो इसका सही आंसर सी ही होगा, इसका सही आंसर सी ही होगा, इनकंसिस्टेंट। इस गिवन पॉइंट पे, इस गिवन पॉइंट के बारे में पूछा है, ये नहीं पूछा कि आगे क्या होगा, अरे हमें क्या पता आगे क्या होगा। ये या तो तुम इसको स्केल से देते, स्केल से मतलब पूरा ग्राफ बना के देते तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखते, हमें क्या पता। इस पॉइंट के हिसाब से देखें तो ना ये इंटरसेक्ट हो रही है, ना ये हमें पैरेलल दिख रही है, हमें तो कुछ नहीं दिख रही, हमें तो ये पैरेलल भी नहीं समझ में आ रही, हमें तो ये इनकंसिस्टेंट, हमें तो ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं समझ में आ रही, हमें तो सिर्फ ये देख रहा है इस पॉइंट पे कुछ नहीं हो रहा है, इस ग्राफ में कुछ नहीं दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था दिमाग घुमाने के लिए बच्चों का। अगले पे आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं। ध्यान से देखना, बोला जा रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमसे पूछा है इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस क्या होंगे या नन ऑफ दीज, हमसे ये पूछा है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कैसे करना है,
इसको सॉल्व कैसे करना है। लिखा हुआ है 3 की पावर में x प्लस वाई इक्वल टू 81। 81 को अगर अपन तोड़ना शुरू करें तो क्या होगा, क्या होगा, 3 2 6, 3 7 21, ठीक है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो क्या मैं 81 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 4। क्या मैं 81 को लिख सकता हूं 3 की पावर 4। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग करें तो पावर जो है भाई बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक पेयर ऑफ एक लीनियर इक्वेशन ये बन गई। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिखा है 81 की पावर में x माइनस वाई इक्वल टू 3। 81 को क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 4 की पावर में x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्लास नाइन्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि अगर इस तरह से होता है ना कि x की पावर में a की पावर में b, तो पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये होता है x की पावर में ab, ये होता है। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3 की पावर में 4x माइनस 4y इक्वल टू 3 की पावर में 1। कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 3 की पावर में 1। तो यहां से अगर हम कंपेयरिंग करें, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 1, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। समझ गए बंधु? भैया हमें बंधु मत बोला करो, मैं तो बोलूंगा। ठीक, तो ये हो गया 3 की पावर में 4x माइनस 4y और ये 3 की पावर में 1। तो कंपेयर करके हमारी 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। क्या ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों के कांस्टेंट टर्म RHS में। तो इसका चेक कर लेते हैं, इसको अपन चेकिंग कर लेते हैं, इनके ऊपर चेकिंग कर लेते हैं। क्या चेकिंग, a1 अपॉन a2 का रेशियो चेक करें तो 1/4, b1 अपॉन b2 का रेशियो चेक करें तो यहाँ पे b1 1 है और b2 -4 है। तो यहाँ पे हमें देख रहा है a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में हम कह देते हैं ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग के केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये नहीं होगा, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या वो यूनिक सॉल्यूशन ये है? 21/8 और 17/8। भैया आपने अभी तक हमें यह बताया है कि हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता चल सकता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। अब अगर वो सॉल्यूशन पता करने क्या होंगे तो उसका क्या मेथड है भैया? उसका तो आपने कोई अलजेब्रिक मेथड बताया नहीं। हाँ, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पता कर सकते हैं। पर भैया अगर बिना ग्राफ ड्रॉ करे हमें वो सॉल्यूशन की वैल्यू भी पता करनी है तो कैसे करेंगे? भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो पता चल रहे हैं भैया, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 से ये तो पता चल जाएगा कि एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, ये तो पता चल रहा है भैया। पर जैसे यहां पे दिख गया है कि यूनिक सॉल्यूशन है, अब ये यूनिक सॉल्यूशन भैया फाइंड कैसे करें? इस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करें, तभी तो ये क्वेश्चन कर पाऊंगा भैया मैं। भाई देखो ये तो पता चल गया, ये नहीं है, ये नहीं है। अब ये एक ऑप्शन है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन दिख रहे हैं, पर क्या वो यूनिक सॉल्यूशन सही है? ये कैसे पता करेंगे भैया? ये कैसे पता करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन है ये तो पता चल गया, पर वो सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है ये कैसे पता करेंगे? अगर वैल्यू यही आ रही है तो सी होगा, नहीं तो भैया डी होगा। तो वो सॉल्यूशन कैसे पता करें भैया? वो सॉल्यूशंस कैसे पता करें? तो अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उनके सॉल्यूशन को मेथड क्या होगा फाइंड करने का। 2 मेथड है आपके सिलेबस में, वैसे तो 3 थे पर एक जो है वो सिलेबस से हटा दिया। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। बहुत इजी मेथड्स हैं, एक एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। जब ये हो जाएगा समझ में, जब ये समझ में आ जाएगा, तब इस क्वेश्चन को वापस उठाएंगे। अभी इस क्वेश्चन को यहीं पे होल्ड कर देते हैं, अभी इस क्वेश्चन को यहीं पे होल्ड कर देते हैं। अभी हम पहले मेथड्स
देख लेते हैं कि सॉल्यूशन निकलते कैसे हैं। कर दूंगा छुट्टी, रुक जाना यार, तेरे को क्या जल्दीबाजी होती है इतनी, चल पढ़ ले। मैं वो मास्टर नहीं हूं कि मेरे को 1.5 घंटे का पैसा मिला है मैं 1.5 घंटे पढ़ा के चला जाऊंगा, मैं नहीं हूं वैसा, ठीक है। मेरे को 1.5 घंटे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है, मेरे को उस हिसाब से सैलरी मिलती है कि बच्चे को सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो और मास्टरों को जब तुम 11वीं 12वीं में जाओगे ना जेई नीट की कोचिंगों में, तब वहाँ पे छुट्टी छुट्टी चिल्लाना, वो छुट्टी छुट्टी कह के छुट्टी कर भी देते हैं, क्योंकि उनको तो 1.5 घंटे का ही पैसा मिल रहा है, ठीक है। सबकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह की बात कर रहा हूँ। तो जब तुम 11वीं 12वीं में जाओगे ना बड़ी बड़ी सो कॉल्ड कोचिंग्स में, वहाँ पे जाके चिल्लाना छुट्टी छुट्टी, वो छुट्टी दे देंगे, हम नहीं देंगे, ठीक है। हमारी वो आदत नहीं है, हमें टाइम के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या बोला मैंने? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो। बहुत सिंपल सा, बस एक लाइन है, बस एक छोटी सी लाइन है। क्या? एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के, अब ध्यान से पढ़ लो यार, तुम क्या है ना, तुम चैटिंग में लगे रहोगे फिर। स्टोरी टाइम, अबे स्टोरी टाइम तो हो गया, स्टोरी टाइम तो हो गया, स्टोरी टाइम तो हो गया आज का, स्टोरी टाइम तो हो गया आज का। सुन लो अब तुम सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। स्टोरी टाइम तो हो गया आज का। एक वेरिएबल की वैल्यू उठाकर दूसरी इक्वेशन में पटक दो। एक वेरिएबल की वैल्यू उठाकर दूसरी इक्वेशन में पटक दो, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला? एक वेरिएबल की वैल्यू उठाओ। तो ध्यान से देखना, मान लो ये पहली इक्वेशन है और मान लो ये दूसरी इक्वेशन है। तो हमने क्या करा, ध्यान से देखना। एक वेरिएबल कोई भी जो तुम्हारा मन करे, मान लो मैंने x की वैल्यू उठा ली, तो x की वैल्यू क्या होगी? 2y को उधर फेंक दें, 6 - 2y। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 - 2y। इस x बराबर 6 - 2y को पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। मतलब x की जगह 6 - 2y यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट कर दो। एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। यहां पे x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। पुट का मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करेंगे हम? सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2 इंटू x की जगह लिख दिया 6 - 2y - 5y = 12। ठीक है, इसको सॉल्व करें आगे, इसको सॉल्व करें आगे। तो 6 दूनी 12 माइनस 2 2 जा 4y - 5y = 12। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये क्या है? 12 - 9y = 12। 12 से 12 कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। भाई कैसे आ गई 0? भैया -9y = 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। समझ गए? y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब x कैसे निकालेंगे? अरे x तो ये रहा ना, x क्या है? अब x कैसे निकालेंगे? y पुट कर दो अब वापस। तो x की वैल्यू आ गई 6 - 2 × 0। x ये था ना, इसमें y जो निकला है वो पुट कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 6। सिंपल एज दैट। ठीक है, इजी है। तो हमने क्या करा? पहले में से x की वैल्यू उठा के उसको दूसरे में पटक दिया। x भी निकाल सकते हो, y ऐसा भी कर सकते हो, y निकाल के y सब्स्टिट्यूट कर दो, या x निकाल के x को सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है जी। मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये नहीं। रुक जाओ, ये वाला नहीं, अभी ये नहीं, एक और करवाता हूं। मान लो ये है, ठीक है। जल्दी ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूशन वाला एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं। 4x - y = 3 और 2x - 3y = 4। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ने बोला है बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, #लल्लू प्रॉब्लम है। सॉल्व बाय
सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करो, ये क्वेश्चन बोल रहा है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मान लो ये पहली इक्वेशन है और मान लो ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन को पकड़ो, y उठाते हैं हम, है ना, y उठाते हैं, ठीक है। y कैसे उठाएंगे? 4x और ये 3 इधर, y इधर, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4x माइनस 3। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन है ये, और इसको पुट कर दो इन सेकेंड। अब ये जो y की वैल्यू निकली है इसको उठा के सेकंड में पुट कर दो। तो कैसे करेंगे? यहां पे सेकंड में पुट कर दिया तो 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह ये पुट कर दिया 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 हो गया। मैंने क्या करा? इस y की जगह, इस y की जगह ये पूरा पुट कर दिया, ये पूरा पुट कर दिया। समझ पाए? समझ पाए? इसमें से मैंने y निकाला और इस y को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सॉल्व कर दो। अब पूरी इक्वेशन देखो ना तुम, x में बन गई तो x निकल आएगा। तो ये क्या आ गया? 2x माइनस 4 3 12, 12x माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इक्वल टू 4। 2x माइनस 12x आ गया माइनस 10x इक्वल्स टू 4 माइनस 9। तो माइनस 10x बराबर माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस से माइनस गया, 5 2 10 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 1/2। आ गई x की वैल्यू 1/2। अब y कैसे निकलेगा भैया? y तो ये रहा ना, y की वैल्यू क्या है? 4x माइनस 3। तो यहाँ पे x की जगह 1/2 रख दो, जो हमारा निकल गया माइनस 3, ये y है। तो ये हो गया 2 2 4, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, तो y बराबर माइनस 1। तो देयरफॉर x बराबर 1/2, y बराबर माइनस 1। ये हमारे आंसर है, ये हमारे आंसर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये होता है हमारा सबसे पहला मेथड, ये होता है हमारा सबसे पहला मेथड, ये होता है हमारा सबसे पहला मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में पटक दो। एक वेरिएबल x की वैल्यू उठा के हमने दूसरी इक्वेशन में पटक दी, और यहां पे हमने क्या करा? या तो x निकाल दो या y निकाल दो, या तो x कर दो या y कर दो। यहां पे हमने क्या करा? यहां पे हमने क्या करा? यहां पे हमने y की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में पटक दी, दूसरी इक्वेशन में पटक दी। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? क्लियर है? क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े आगे। तो ये हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हमने क्या करा? इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना सीखा। ठीक है, एलिमिनेशन भी सीखे, एलिमिनेशन भी सीखे, और सेम इक्वेशंस को उठाते हैं और चेक करेंगे कि आंसर सेम आ रहा है। भाई यहां पे आंसर आ रहा है ना हमारा 6 और 0, 6 और 0 आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या एलिमिनेशन से भी सेम आंसर आ रहा है, क्योंकि भाई तरीके ही तो अलग है, रास्ते ही तो अलग है, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे एलिमिनेशन से करो, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो यही वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन ऐसा करते हैं अपन, एलिमिनेशन से करते हैं। ध्यान से देखना, एलिमिनेशन तो और अच्छा और आसान है, और अच्छा और आसान है। और तुम देखोगे कि दिखने में तो ये मुश्किल लगेगा, पर मैक्सिमम जगह यही यूज होता है, मैक्सिमम जगह यही यूज होता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है? एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना होता है ना, WWE में मार के एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, इस तरह से एलिमिनेट। तुम वो देखते हो, तुम क्या है वो बिग बॉस देखते हो, उसमें एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट मतलब बाहर निकाल दिया, एलिमिनेट मतलब बाहर निकाल देना। इसको करने का एक तरीका है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। जिसको भी एलिमिनेट करना है, मतलब बाहर निकालना है, कैंसिल करना है, जिसको भी एलिमिनेट करना है, उसके कोफिशिएंट्स सेम कर दो। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट्स सेम कर दो। जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट चेंज सेम कर दो। क्या कर दो? सेम कर दो कोएफिशिएंट। जिसको भी एलिमिनेट करना है। मैंने कहा भैया मेरे को तो x को एलिमिनेट करना है, मेरे को x से प्यार नहीं था, ठीक है, मेरे को x को एलिमिनेट करना है,
ठीक है, तो मान लो मेरे को x को एलिमिनेट करना है, तो x का कोफिशिएंट यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, हमें कोफिशिएंट सेम करना है। तो अगर हमें सेम करना है तो ऊपर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर सेम करना है तो मैं ऐसा करता हूं, ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं और इसको ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब ऐसे कैसे ही सेम लिख दूंगा, इसको कुछ नहीं कर रहा हूं। इसको LHS RHS में मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि LHS में कर रहे हो तो RHS में भी करना पड़ेगा। तो LHS में करा तो 2x प्लस 4y हो जाएगा और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो ये बन गई मान लो हमारी पहली इक्वेशन, और इसको तो मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया इसके नीचे 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 12। ये हो गई हमारी मान लो सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जिसको एलिमिनेट करना था, जिसको एलिमिनेट करना था उसके कोफिशिएंट सेम कर दिए, जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट सेम कर दो, उसके कोफिशिएंट्स सेम कर दो। ठीक है, ठीक है, जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट्स सेम कर दो, कर दिया हमने सेम कोफिशिएंट्स। अब क्या करना है, अब इसको एलिमिनेट करना है। ऐसा क्या करूं मैं दोनों इक्वेशन में कि x एलिमिनेट हो जाए, ऐसा क्या करूं मैं दोनों इक्वेशन में कि x एलिमिनेट हो जाए। मैंने दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं ना, यहां माइनस है तो यहां प्लस और यहां प्लस है तो माइनस। अब ये नए वाले साइन माने जाएंगे, अब ये नए वाले साइन माने जाएंगे। ठीक है, तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, प्लस 4y प्लस 5y, 4 प्लस 5 9y हो गया, इक्वल्स टू 12 माइनस 12 कट गया 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आ गई y की वैल्यू 0, आ गई y की वैल्यू 0, आ गई y की वैल्यू 0, आ गई y की वैल्यू 0। अब x कैसे निकालेंगे भैया, किसी में भी पुट कर दो x निकालने के लिए। अरे y तो निकल ही गया ना, अरे y तो निकल ही गया, अब x निकालने के लिए किसी में पुट कर दो। मान लो इसमें पुट कर दें तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो x निकल जाएगा, x बराबर 6 y बराबर 0। क्या यही आंसर था, क्या यही आंसर था, x बराबर 6 y बराबर 6। तो चाहे सब्स्टिट्यूशन से जाएं चाहे एलिमिनेशन से जाएं, आंसर तो सेम ही आएगा। कुछ जगह हमें सब्स्टिट्यूशन काम आएगा, कुछ जगह हमें एलिमिनेशन काम आएगा। वो कुछ कुछ जगह क्या होंगी, विद प्रैक्टिस समझ में आएगा, विद प्रैक्टिस समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सिंपल सी चीज एक बार ध्यान से देखो, वापस से बता रहा हूं। एलिमिनेशन का मतलब जिसको भी एलिमिनेट करना है, जिसको भी एलिमिनेट करना है, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट्स सेम कर दो, उसके कोएफिशिएंट्स सेम कर दो। तो हमने क्या करा, हमें भैया x को एलिमिनेट करना था तो हमने x के कोफिशिएंट सेम कर दिया। यहां 2 था, यहां 1 था, तो इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करके सेम हो गए कोफिशिएंट, सेम हो गए कोफिशिएंट। इक्वेशन माइनस करी, y निकल गया। x निकालने के लिए कुछ किसी में भी y पुट कर दो, x निकल गया। एक और करते हैं, ऐसा करते हैं, वही सेम क्वेश्चन जो हमने इसके सब्स्टिट्यूशन में भी करा था ना, दूसरे वाला, यही सेम क्वेश्चन ऐसा करते हैं, एक बार एलिमिनेशन से भी करते हैं, देखते हैं क्या सेम आंसर आएगा। एक बार इसको एलिमिनेशन से भी करते हैं। क्या था, 4x माइनस वाई इक्वल टू 3। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बाय एलिमिनेशन 4x माइनस वाई इक्वल टू 3 बाय एलिमिनेशन। इसको सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन को अब बाय एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, बाय एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो पहला था 4x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा था 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 कैसे करेंगे। मान लो मेरे को x को एलिमिनेट करना है, यहां x का कोएफिशिएंट 4 है, यहां 2 है, तो ऐसा करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको तो ऐसे कैसे ही लिख देता हूं। इसको तो मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया, इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा करता हूं पूरी इक्वेशन को 2 से, तो 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 3 6y इक्वल टू 4 2 8। क्या करूं दोनों इक्वेशन को कि x एलिमिनेट हो जाए, माइनस कर दिया, यहां माइनस है तो प्लस कर दिया, यहां प्लस था यहां माइनस कर दिया, कट गया। प्लस 6y माइनस y 5y इक्वल टू माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 है ना, 5 1 जा 5, तो y बराबर आ गया -1। अब मेरे को x निकालना है, x निकालने के लिए किसी में भी पुट कर दो, कोई भी जो सबसे आसान लग रही है उसमें पुट कर दो। मान लो मैं इसी में पुट कर दूं, तो पुट कर दिया अपन ने, y बराबर -1, जो y बराबर -1 लिखा था पुट कर दिया, तो 4x माइनस -1 इक्वल टू 3। तो ये बन गया 4x प्लस 1 इक्वल टू 3। तो 4x बराबर आ गया 3 माइनस 1 कितना हो गया, 3 माइनस 1 हो गया 2। 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 टू द 4, तो x बराबर आ गया 1/2।
क्या हमारा यही आंसर आ रहा था? क्या हमारा यही आंसर आ रहा था? क्या हमारा यही आंसर आ रहा था? 1/2 कॉमा -1। क्या हमारा यही आंसर आ रहा है? 1/2 और -1। तो x बराबर 1/2 और y बराबर -1। सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो चाहे सब्स्टिट्यूशन से चाहे एलिमिनेशन से आंसर सेम आएगा। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भैया ये एलिमिनेशन तो मुश्किल सा लग रहा है, भैया सब्स्टिट्यूशन ही आसान था, एक में से उठा के दूसरे में पुट कर दो, वो इजी था। भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कल हम जब और क्वेश्चंस करेंगे ना, तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा एलिमिनेशन भी बहुत इजी है, एलिमिनेशन भी बहुत इजी है। कल तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा जब हम और क्वेश्चंस करेंगे। समझे बंधु? समझ गए बंधु? इसी के साथ हम आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, हमने 2 तरीके पढ़ लिए, हमने दोनों तरीके पढ़ लिए। अब हम इसके ऊपर कल क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों तरीके हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके हमने पढ़ लिए हैं कि सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, एलिमिनेशन कैसे होता है। ये जितने भी मैंने 2 एग्जाम्पल करवाए हैं दोनों मेथड के, ये दोनों एग्जाम्पल एक बार रिवाइज करके आना। मंडे को हमारी क्लास है, उसमें हम इसको आगे पढ़ेंगे, उसमें हम इसको आगे एक बार पढ़ रहे होंगे। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? डीपीपी कर लें एक बार डिस्कस, या कल ही कर लें? कल कर लें। आज तुम्हारी फिर देखो, जब रात की क्लास होती है ना, तब थोड़ा फ़ायदा होता है कि अब क्या है, तुम्हारी 1 घंटे में फिर से दूसरी क्लास है ना, 1 घंटे में फिर से दूसरी क्लास है। तो रात वाली क्लासेस में अपन डीपीपी डिस्कस कर लिया करेंगे, वो हम थोड़ी आगे खींच सकते हैं। आज मैं ज़्यादा आगे नहीं खींचना चाहता। स्टोरी टाइम बता तो दी, स्टोरी बता तो दी, घमंड नहीं लाना है, घमंड नहीं लाना है। ठीक है, स्टोरी मैंने बता तो दिया है, घमंड नहीं लाना है। कितनी स्टोरियाँ सुनोगे, एक दिन में एक ही स्टोरी आएगी, ऐसे कोई मैं रट के बैठा हूँ स्टोरियाँ, तो एकदम दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, अभी तुम 10वीं क्लास में हो, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम सभी बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें बहुत सारा अच्छा रिजल्ट लाओगे। सबके जितने तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उससे बहुत अच्छे नंबर लाओगे। बस तुम हमें फॉलो करते रहो, जो हम बता रहे हैं उतना उतना करते रहो, बहुत बेहतरीन नंबर लेके आओगे, बहुत बेहतरीन। बस वो नंबरों को ना सर पे मत चढ़ने देना। अगर उस नंबरों को सर पे चढ़ के घमंड आ गया ना, तो बस फिर सारा 11वीं बर्बाद हो जाती है। ठीक है, हाँ सेलिब्रेट करेंगे, हमारे अच्छे नंबर आए, पार्टी करेंगे, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, बट उसकी वजह से ये नहीं कि मैं महाराजा बन गया हूँ, अब मैं सबका बाप हूँ, मेरे को सब आता है, ऐसा ना हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। आज की समअप स्टोरी यही है। ठीक है, 11वीं एक बहुत, मैं बार बार बोलूँगा तुम्हें ऐसा लगेगा पता नहीं भैया क्या 11वीं का स्पॉन्सरशिप लेके बैठे हैं क्या, 11वीं का क्या प्रमोशन करते रहते हैं। जब तुम जाओगे ना, तुम रियलाइज़ करोगी कि हाँ यार भैया सही बोलते थे यार, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग चीज़ है। अगर 10th 9th 10th एक छोटा सा पत्थर है ना, तो 11वीं एक पहाड़ है। उस पहाड़ को कॉन्कर करने के लिए ना बेस बनाना ज़रूरी है, सारी लर्निंग्स तुम्हें लेनी ज़रूरी है पहले से ही। एक तरीका ये हो सकता है कि तुम खुद पहाड़ चढ़ोगे, गिरोगे, सीखोगे। एक तरीका ये उससे क्या होता है, उससे टाइम वेस्ट होता है, जैसे मेरा हुआ, पूरी 11वीं बर्बाद हुई। एक तरीका ये है कि जिसने गलतियां कर रखी हैं उसकी गलतियां सुन के सीख लो और पहले ही दिन से सही स्टेप्स चढ़ो, तो तुम्हारा वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब तुम जब जाओगे 11वीं में, तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ यार भैया सही कहते थे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। परसों आपकी क्लास है, परसों मंडे को आपकी क्लास है, परसों अपन मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।